हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई थिंकर्स बाय प्रवीण सर पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में देख रहे थे, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखा। उसमें मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स भी दिए थे, कुछ एक स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज भी आ रही थी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करें, कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको 56। देखते हैं कि 56 में क्या क्या पॉसिबल है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। 2 से ये डिवाइड हो रहा है 28 टाइम्स, फिर से 2 से डिवाइड किया 14 टाइम्स, 7 टाइम्स और 7 से। इसका मतलब 56 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 कितने बार आ रहा है? 3 बार। 7 कितने बार आ रहा है? 1 बार। अब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है कि कुल गुणनखंड कितने हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या में देखिए डियर फ्रेंड्स, कुल गुणनखंडों की अगर संख्या की बात करें तो मैंने कल भी बताया था कि संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है और एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो हमने यहाँ देखा कि जब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो जितने भी पद हमें प्राप्त हुए हैं सभी पदों की घातों में एक एक जोड़ करके हम गुणा करते हैं। जैसे 2 की घात यहाँ 3 आ रहा है, 3 घात हमें प्राप्त हो रही है, इसमें 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ 1 घात आ रही है, 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ 3 में 1 बढ़ा दिया 4, यहाँ 1 में 1 बढ़ा दिया 2। 4 गुणा 2 कितना होता है? 8। इसका मतलब ये है कि अगर 56 के गुणनखंड किए जाएंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 8। ठीक है। बात करें सम गुणनखंडों की संख्या की कि इनमें से सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो ध्यान देने की बात है, मैंने कल ये पॉइंट भी बताया था कि जब भी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो हमें 2 की घात को बढ़ाना नहीं है। 2 की घात एज इट इज जितनी है उतनी की उतनी ही हम रखेंगे। 2 की घात यहाँ 3 है तो हमने 3 ही रखा, लेकिन शेष सभी पदों की घातों में एक एक बढ़ा के लिखना होता है। तो 1 में 1 बढ़ाकर लिखेंगे 2। 3 गुणा 2 कितना होगा? 6। अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 6। विषम गुणनखंडों की अगर बात करें तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जब हम ज्ञात ही विषम संख्याएं कर रहे हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब विषम ज्ञात करना है तो सम को काउंट ही क्यों करेंगे? इसका मतलब हमें 2 की घात को काउंट ही नहीं करना है, शामिल ही नहीं करना है। तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो पद बचे हैं सभी पदों की घातों में एक एक बढ़ाएंगे। यहाँ 1 घात है, 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और दिख भी रहा है कि अगर सम गुणनखंड 6 हैं, विषम गुणनखंड 2 हैं, तो टोटल मिला के 6 और 2 कुल गुणनखंड कितने हो गए? 8। 8 में से 6 सम है और 2 विषम। बात करें अभाज्य गुणनखंडों की तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। ये 2 एक अभाज्य संख्या है, ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है और ये 7 भी एक अभाज्य संख्या है। इसीलिए मैंने बोला था कि जब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या प्राइम फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप घातों को डायरेक्टली ऐड करके लिख सकते हैं। अब हम इन सभी को एक बार यहां समझ के देखते हैं कि 56 के अगर फैक्टर किए जाए तो फैक्टर या गुणनखंड, मैंने आपको बताया कि गुणनखंड कौन सी संख्याएं होती है। गुणनखंड वो सभी संख्याएं होती है जिसका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। 56 में 1 का भाग जाता है और 1 के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 56 में 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है, 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का भाग जाता है। 14 के बाद में अगर बात करें तो हम 28 का भाग जाता है, 56 का भाग जाता है। अब इनके अलावा ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 56 में पूरा पूरा जाता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब गुणनखंडों की संख्या देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कुल गुणनखंड कितने हो गए डियर फ्रेंड्स? 8 हो गए।
अब बात करें कि इनमें से सम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी 6 सम है। विषम की बात करें तो विषम कितने हैं, 1 और 1, 2 विषम है। और अभाज्य की बात करें तो अभाज्य यहां से चेक नहीं करना है, एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर एक भी तो अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक को न भाज्य माना जाता है न अभाज्य माना जाता है, एक को संयुक्त संख्या माना जाता है। तो यहां तो अगर इसमें देखोगे तो आपको अभाज्य संख्याएं केवल 1 और 1 2 दिखाई दे रही है, यहाँ 2 अभाज्य संख्या और 7 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड वैसे 2 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों का मतलब ये है कि आपने जब फैक्टर किए, आपने जब गुणनखंड किए तो गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई। तो देखो 2 एक बार प्राप्त हुआ, 2 फिर से एक बार प्राप्त हुआ, 2 फिर से एक बार प्राप्त हुआ और 7 एक बार प्राप्त हुआ। तो टोटल कितने बार अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई, 4 बार। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी प्राप्त होगी डियर फ्रेंड्स, 4। कल इन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था और उस एग्जाम्पल में आपको थोड़ी तकलीफ भी हुई होगी, क्योंकि मैंने दिया भी आपको इसीलिए था जिससे कि आप खुद सीख सके, कुछ ना कुछ आप उनसे जान सके। और वो एग्जाम्पल था 125। डियर फ्रेंड्स देखिए 125 के फैक्टर करते हैं, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग हमने देखा 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, फिर हमने 5 का भाग दिया 25 प्राप्त हुआ, फिर से 5 का भाग दिया 5 प्राप्त हुआ, फिर से 5 का भाग दिया 1 प्राप्त हुआ। 125 के गुणनखंड क्या लिखे जा सकते हैं, 5 की घात 3, 5 आ रहा है 3 बार, तो 5 की घात 3 इसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें फिर से वही करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है कि कुल गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे ही सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है, ऐसे ही विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है, और फिर इसी प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है। तो डियर फ्रेंड्स अभाज्य गुणनखंड में आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। 3 यहाँ घात आ रही है तो 3 की 3 घात आ जाएगी और कोई आगे पद नहीं है, तो पूरे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 3। कुल गुणनखंडों की संख्या में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, सभी पदों की घातों में 1 जोड़ के लिख दें, 3 पे 1 जोड़ के लिखेंगे क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब कुल गुणनखंड 4 होंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 होंगे। बात आती है सम और विषम की। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं कहूं कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सम गुणनखंडों में क्या किया जाता है, 2 की घात को नहीं बढ़ाते हैं और बाकी सभी पदों की घातों में 1 1 जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो 2 की घात को बढ़ाएंगे नहीं और बाकी सभी पदों में 1 1 जोड़ करके लिखेंगे। तो 3 पे 1 जोड़ के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 125 एक विषम संख्या है और विषम संख्या के फैक्टर कभी सम संख्या में प्राप्त हो ही नहीं सकते। क्या किया जाए, 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा, फिर ये सम कैसे आ गए। इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ जो 5 की घात 3 है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 की घात 0 और 5 की घात कितना है, 3। कि सर 2 की घात 0 लगा दिया तो ये तो 0 हो गया, 0 को 5 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, जी नहीं। किसी भी पद पर 0 घात लगाई जाती है तो उसका मान कितना होता है, 1। चाहे वो चर राशि हो, चाहे वो अचर राशि हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, 1, 1 होती है। तो यहाँ ये 1 गुणा 5 की घात 3 125, 125 गुणा 1 125 हो गया। यहाँ हमने देखा कि सम की घात को नहीं बढ़ाएंगे, सम की घात जितनी है उतनी की उतनी लिखेंगे और विषम की घात में 1 जोड़ करके लिखेंगे, 3 में 1 जोड़ करके लिखोगे 4 तो भी क्या बनेगा, 0। अर्थात इसमें सम गुणनखंड होते ही नहीं है। डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देते हैं कि विषम गुणनखंड। अब एक बात बताइए, कुल गुणनखंड कितने हैं, 4, और चारों के चारों एक भी सम नहीं है, तो सीधी सी बात है एक भी इनमें से सम नहीं है तो चारों के चारों क्या होंगे, विषम। और हमें पता है कि 2 की घात को काउंट ही नहीं करते हैं विषम ज्ञात करते समय, इसको शामिल ही नहीं करना है और बाकी पदों की घात में 1 जोड़ करके लिख देना है, 3 में 1 जोड़ करके लिखोगे 4। अब ज्ञात भी कर लेते हैं, 125 में किस किस का भाग जाता है, 1 का,
5 का, इसके अलावा क्या 10 का जाता है? नहीं। 15, 20, 25 और 125। एक सभी का गुणनखंड होता है, संख्या स्वयं अपनी एक गुणनखंड होती है, और 5 और 25 दो गुणनखंड और प्राप्त हो गए जिनका पूरा पूरा भाग 125 में जाता है। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका पूरा भाग 125 में जाता है। तो अब देखिए कुल गुणनखंड कितने हैं? 4, और उन 4 गुणनखंडों में से सम संख्या कितनी है? एक भी नहीं है। इसका मतलब कितने? 0। विषम कितने हैं? चारों के चारों विषम है। और अभाज्य की बात करें तो कितने? 1 बार, 2 बार और 3 बार हमें 5 प्राप्त हो रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने बार प्राप्त हो सकते हैं? 3 बार हमें प्राप्त हो सकते हैं। डियर फ्रेंड, समझ में आ रही है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है सम गुणनखंडों की संख्या। कंफ्यूज ना हो आप ऐसे प्रश्नों में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा, जिसमें विषम नहीं आए, केवल सम आए, उसका क्या होगा? उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे इन सारी चीजों को। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सिंपली स्टूडेंट देखते हैं कि अरे ये तो सिंपल सी बात है, हम जवाब दे देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक छोटी सी बात पे स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं। और ध्यान रहे, उन प्रश्नों की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है जो सभी को आते हैं। हर कोई एरा गेरा नत्थु तेरा हर कोई क्वेश्चन करके आएगा। सिलेक्शन उन प्रश्नों की वजह से होते हैं जो हर किसी को नहीं आते हैं, जो कुछ लोग ही कर पाते हैं। वो ही क्वेश्चंस सिलेक्शन की भूमिका बांधते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अपन ने एग्जांपल लिया 64, थोड़ा छोटा ले लेते हैं जिससे कि आपको प्रूव भी कर सकूंगा। 32 2 से डिवाइड किया 16 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम। ये इसके फैक्टर हो गए। 32 के जो हमने प्राइम फैक्टर किया भाज्य गुणनखंड, 2 कितने बार आया? 5 बार। अब बात करें कुल गुणनखंडों की संख्या की, तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय घात में 1 जोड़ देते हैं। 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 6। बात करें सम गुणनखंडों की संख्या की, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, तो 2 की घात 5 है, 5 के 5 ही आ गए। याद करें विषम गुणनखंडों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि विषम गुणनखंडों की संख्या में 2 को शामिल ही नहीं करते हैं, तो इसको शामिल ही नहीं करेंगे, कितना हो गया? ओ हो, फिर से दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? कुल गुणनखंड है 6, उनमें से सम है 5 और विषम है 1 भी नहीं। इसका मतलब 5 और 0 तो 5 ही होने चाहिए थे, 6 कहां से आ गए? और 6 हो रहे हैं तो फिर ये 5 और ये 0 ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो डियर फ्रेंड्स, मैंने कल भी बताया था, अभी भी बोल रहा था, मैं पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो डियर फ्रेंड्स ये बताइए, एक सम होता है या विषम होता है? विषम। इसका मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? एक। यहां पर कोई भी अन्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अन्य संख्या की घात क्या है? 0। कोई भी अन्य संख्या यहां होती तो वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? 0। अगर हम 2 को शामिल नहीं कर रहे हैं तो बाकी बचे हुए की घात में 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 में 1 बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 1। अगर हम बात करें किसकी? अभाज्य गुणनखंडों की, तो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 कितने प्राप्त हो गए? 5। घात थी 5, ऐसे कैसे? ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन करें अपन, इसको जानने का प्रयास करें, तो देखिए 32 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, ठीक है, 16 का भाग जाता है, 32 का भाग जाता है। देखिए कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है? 1 2 4 8 16 और 32, टोटल मिला के 6 संख्याओं का भाग जाता है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। इनमें से ये 5 कैसे हैं? सम। ये 1 क्या है? विषम। बात समझ में आ रही है डियर फ्रेंड्स? ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आना जरूरी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी करते हैं और मात खा जाते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या 0 कर बैठते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या का जवाब दे पाते हैं, जबकि संख्या खुद ही विषम है तो उसके सम गुणनखंड कहाँ से हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, उसमें 2 का भाग ही नहीं जाता है, तो सम कहाँ से आएगा? डियर फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं? ठीक है, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं
और गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना आज का हमारा टॉपिक है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। डियर फ्रेंड्स, गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अपने पास में है 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। डियर फ्रेंड्स, छोटी संख्या से समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को सोल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी संख्या से इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आप बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जो पढ़ाया जाए उसे 3 बार रिवाइज करना है, उसके अलावा बाकी सब मुमाया है, बाकी चॉइस आपकी है, कैरियर आपका है। डियर फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं कि अगर हमने 12 के गुणनखंड किए तो 2 कितने बार आया, 2 बार, 3 कितने बार आया, 1 बार। अब हमें ये पता करना है कुल गुणनखंडों का योग। फिर हमें ज्ञात करना है सम गुणनखंडों का योग। फिर हमें ज्ञात करना है विषम गुणनखंडों का योग। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले कुल गुणनखंडों के योग की बात करते हैं। जैसा कि हमने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय देखा, और उस गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय हमने ये देखा कि सभी पदों की घात में एक एक जोड़ना है। सभी पदों की घात में एक जोड़ना है, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि 2 की जो 2 घात है उसे 2 घात ना लेकर के 1 बढ़ाते हैं। तो अगर मैं यहाँ गुणनखंडों के योग की बात करूं तो उसी पैटर्न पे आप इतना याद रखें कि अगर यहाँ हमें योग ज्ञात करना है तो हमें संख्या को उसकी 0 घात से प्रारंभ करना है। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, जितनी घात हमें प्राप्त हो रही है उतनी घात तक चलना है। कहां से प्रारंभ करके, 0 घात से प्रारंभ करके। गुणा, बात करें 3 की 1 घात, तो कौन सी घात से शुरू करना है, 0 घात से। 3 की 0 घात, 3 की 1 घात। अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों किया जा रहा है ऐसा, एक्सप्लेन। 2 की 0 घात कितना होता है डियर फ्रेंड्स, 1, 2 की 1 घात 2, 2 की 2 घात 4, ऐसे 3 की 0 घात 1, 3 की 1 घात 3, 4 2 6 और 1 7 गुना 3 और 1 4, 7 गुना 4 कितना होता है, 28। तो डियर फ्रेंड्स, कुल गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 28। अब एक बार चेक करते हैं कि 12 के गुणनखंड आखिर होते क्या क्या है। 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। अगर इनका योग करें, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 12 28। ये फ्रेंड्स गुणनखंडों का योग 28। अब ये संख्या थी 12, छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या होती 1236 होता, 1342 होता, और बड़ी संख्या होती 5978 होती, कोई भी बड़ी संख्या होती, तो क्या हम इस तरीके से उसके फैक्टर्स करके योग ज्ञात कर पाते कम समय में। उसके लिए हमने ये तरीका अप्लाई किया और हमने ये देखा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सभी घातों में क्या कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, एक एक जोड़ देते हैं। वैसे ही हमें यहाँ करना है कि जब कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो 0 घात से स्टार्ट करेंगे और जितनी घात हमें दी हुई है उस घात तक लेकर के। यहाँ पे भी 0 घात से स्टार्ट किया और जितनी घात दे रखी है उतनी तक लेके गए। अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती थी, संख्या ज्ञात करनी होती थी, तो संख्या ज्ञात करते समय हम क्या करते थे, 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते थे। इसका मतलब अगर योग ज्ञात करना है तो 2 की घात 0 हम काउंट नहीं करेंगे। सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे, 2 की घात 0 अप्लाई नहीं करेंगे। 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, बाकी सभी पदों में एक एक जोड़ते हैं तो बाकी पदों में 0 घात से चालू रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 4 और 1 कितना हो गया, 5, और ये 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 गुना 5 कितना होता है, 20। इसका मतलब सम गुणनखंडों का अगर हम योग ज्ञात करें
तो डियर फ्रेंड्स कितना होगा, 20 प्राप्त होगा। देखिए 2 4 6 6, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24, लेकिन यहां तो कितना प्राप्त हो रहा है, 20। अब क्या किया जाए, ये देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24, जबकि यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, सम गुणनखंडों का जो योग प्राप्त हो रहा है, वो सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त हो रहा है डियर फ्रेंड्स, 20 प्राप्त हो रहा है। अब इसका क्या उपाय किया जाए ये बताइए। अरे 2 की घात 1 कितना होता है, 2, 2 और 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 2 और 4 6, 6 गुणा 4 कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, 24। मिस्टेक मत करना, मैंने तो कर दी। ध्यान दीजिए, विषम गुणनखंडों की योग ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 4। अब एक बात करो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय हमने क्या किया था कि हम 2 को काउंट ही नहीं करेंगे, तो यहां पर भी हमें 2 को काउंट ही नहीं करना है, केवल 2 के अलावा जो शेष बच रही है उन्हीं से काउंट करना है। 3 की 0 घात और 3 की 1 घात, 3 की 0 घात कितना होता है, 1, और 3 की 1 घात कितना होता है, 3, 1 और 3 कितना प्राप्त हुआ डियर फ्रेंड्स, 4। ध्यान देने वाली बातें क्या है, फिर से समझा रहा हूं, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते थे, तो संख्या ज्ञात करते समय क्या किया था, 2 की घात में 1 जोड़ा था, 3 की घात में 1 जोड़ा था, 5 की घात में 1 जोड़ा था, इसका मतलब सभी पदों की घातों में एक एक जोड़ करके गुणा करते। यहां योग ज्ञात कर रहे हैं तो सभी पदों में 0 घात भी शामिल करनी है, क्योंकि 0 घात का मतलब ही क्या होता है, 1। 0 घात का मतलब ही क्या होता है, 1। इसका मतलब यहां पर भी एक एक जोड़ना है, तो 0 घात से स्टार्ट कर देंगे। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय हमने क्या किया था कि 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, इसका मतलब यहां योग ज्ञात कर रहे हैं तो 2 की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब 2 की घात 0 को यहां काउंट ही नहीं करेंगे। 2 की घात 0 को हमने यहां शामिल नहीं किया, बाकी सभी में शामिल करेंगे। और फिर तीसरी बात कि जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे थे तो 2 को काउंट ही नहीं कर रहे थे, तो यहां पर भी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो 2 को काउंट ही नहीं करना है, केवल हमने 3 को काउंट किया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, एक और एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। रब कर दूं डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार कंपेयर करके बता देता हूं कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में और गुणनखंडों का योग ज्ञात करने में क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले कुल गुणनखंडों का अगर ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, सभी घातों में एक जोड़ते हैं। यहां क्या करना है, सभी पदों को शून्य घात से प्रारंभ करना है। बात वही आ गई, किसी भी पद की शून्य घात क्या होती है, 1 होता है। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं। यहां क्या करना है, 2 की 0 घात को नहीं लेना। सेम प्रोसीजर, 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, इसका मतलब यहां पे भी 2 की घात 0 को शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 2 की 0 घात को डियर फ्रेंड्स गर्मी बहुत हो रही है, फैन भी यूज नहीं करना पड़ रहा है, कर नहीं सकते हैं, आवाज में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। 2 की घात 0 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं। यहां पे भी 2 की घात 0 होती है, 2 की घात 0 है तो क्या होगा, 1, इसका मतलब यहां पर भी 1 नहीं जोड़ना है। विषम में क्या किया जाता है डियर फ्रेंड्स, विषम के अंदर 2 को शामिल ही नहीं करते हैं। डियर फ्रेंड्स सेम यहां पर भी 2 को शामिल ही
नहीं करते, बस सिमिलरिटी है, संख्या और योग दोनों ज्ञात करने में सेम सिमिलरिटी है, जैसा वे वहां पे वैसा ही यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप जब दोबारा इस वीडियो को देखें, रिपीट करें, तो आपको ये सारी बातें समझ में आती रहे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से इसे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ले लिया होगा आपने। डियर फ्रेंड्स देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 60, 2 से डिवाइड किया 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। 60 के गुणनखंड देखिए, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले कौन से गुणनखंडों का योग ज्ञात कर रहे हैं? कुल गुणनखंडों का योग। 2 की 0 घात से स्टार्ट करेंगे, 2 की 0 घात, 2 की 1 घात और 2 की 2 घात। 3 की 0 घात से स्टार्ट करेंगे, 3 की 0 घात, 3 की 1 घात। 5 की 0 घात से स्टार्ट करेंगे, 5 की 0 घात, 5 की 1 घात। ये 1 होता है, ये 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4। ये 3 की 0 घात 1 होता है, 3 की 1 घात 3 होता है। 5 की 0 घात 1 होता है, 5 की 1 घात 5 होता है। किसी भी पद की 0 घात 1 ही होती है। 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6। 7 गुणा 4 28, 28 गुणा 6, 28 को 6 से गुणा करते हैं तो डियर फ्रेंड्स कितने आते हैं? 6 3 18, 180 और 6 2 12, 12 कम करेंगे 168, 168। अगर हमें सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो 2 की घात 0 नहीं लेंगे। 2 की घात 0 कितना होता है डियर फ्रेंड्स? 1। इसका मतलब जब इसमें 1 नहीं आएगा तो 4 और 2 6 ही बचेंगे, बाकी ये एज इट इज आएगा जैसे का जैसे है, 4 और 6। तो देखो 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 6 कितना हो गया? 144। बात करें विषम गुणनखंडों की, तो विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करते समय हमें 2 को काउंट ही नहीं करना है, तो 2 को काउंट ही नहीं करेंगे तो क्या बचेगा? केवल ये 4 और ये 6, ये 4 और ये 6 बचेगा। 4 गुणा 6 कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? 24। ध्यान देना, सम गुणनखंडों का योग है 144, विषम गुणनखंडों का योग है 24, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 168, 168। समझ पा रहे हैं आप इन बातों को? डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 0 घात से स्टार्ट करना है, जितनी घात हमें प्राप्त हो रही है उस घात तक लेकर जाना है। डियर फ्रेंड्स, अब एक और बात आपके सामने में रख देता हूं। अभी अपने YouTube चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या है 550 के अराउंड, अप्रोक्सीमेट 550 प्लस है। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये 550 प्लस 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो हम लाइव वीडियो अपलोड कर पाएंगे। ये YouTube के रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं आप लाइव सेशन नहीं ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं तो कुछ अपने घर में जितने भी मोबाइल्स हैं कम से कम उनमें जो यूट्यूब है उस यूट्यूब पे आप सभी मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हम लाइव सेशन ले सकेंगे। आप क्लास, चलती हुई क्लास के अंदर आप डायरेक्ट हमारे से क्वेश्चन कर सकेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का आपको साथ के साथ यहीं से रिप्लाई मिल जाएगा, जिससे कि लाइव आकर हम एक क्लासरूम की तरह स्टडी कर सकें। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, धन्यवाद। आज के लिए इतना।